जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जितना हो सके उतना क्लास से जुड़ जाइए। आप लोग क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। ये क्लास आप ही के लिए है, तो जितना हो सके उतना क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। संधि की हमने अभी तक 3 क्लासें ली है और तीनों क्लासों में हमने संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में बात किया है। और आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। और आज की इस क्लास में आपका संधि जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी क्लास का PDF फाइल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो क्या होता है विसर्ग संधि? विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग संधि हो जाता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि जब विसर्ग के बाद में स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो उन दोनों का मेल होने से आपका जो विसर्ग संधि है वो विसर्ग संधि कहलाती है ना। दोनों का मेल होने से जो संधि प्राप्त होती है वो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे नि प्लस चय निश्चय, नि प्लस चय निश्चय, यहाँ पे विसर्ग जो है आपका वो विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे उसी प्रकार से विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हम लोग आइए जानते हैं। इसमें पहला नियम है कि वर विसर्ग का स में बदलना, है ना। विसर्ग का स में बदलना। विसर्ग आपका किस में बदल सकता है? से में, सा में, शे में बदलना। यदि विसर्ग के बाद में चा, छा या सा आए तो वह सा में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद टा, ठा आए तो वह साठ से षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता, था आए तो वह सा से सफेरा वाला से में बदल जाएगा, है ना। तो यदि आपको विसर्ग के बाद में चा मिलता है, छा मिलता है तो सा से सलजम वाला सा वहाँ पे हो जाएगा, है ना। चा आपका सा में बदल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको विसर्ग के बाद में टा, ठा, टा से टमाटर और ठा से ठठेरा वाला मिलता है तो आपका जो टा और ठा है ये सा से षटकोण वाली सा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद में ता से तरबूज और था से थर्मस मिलता है तो आपका ता और था जो है ये सा से सफेरा वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। और यही संधि का, विसर्ग संधि का प्रथम नियम है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, आइए उन उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, संधि अगर आपको समझना है और या फिर संधि में आपको पक्के नंबर लाने हैं तो जितना उदाहरण आप देखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। जैसे इस उदाहरण की बात करें तो निह प्लस चय, निह प्लस चय। अब देखिए विसर्ग के बाद में आपको क्या मिल रहा है? चा मिल रहा है। तो ये आपका चय किस में परिवर्तित हो जाएगा? सा में बदल जाएगा, है ना। तो ये सा में कैसे बदलेगा? आधा से में बदलेगा। तो निह प्लस चय आपका बन गया निश्चय। क्या बन गया? आपका बन गया। तो इस प्रकार से इस संधि को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निह प्लस चल, फिर आपका चय से में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा निश्चल। नि प्लस छल, ये भी आपका सा में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा निश्चल। निह प्लस चिंता, ये हो जाएगा निश्चिंत। और निह प्लस तेज आपका हो जाएगा निस्तेज। निह प्लस चित निश्चित। और क प्लस चित कश्चित। दूर प्लस तर दुस्तर। नि प्लस ठुर निष्ठुर। और नि प्लस तार निस्तार।
दु प्लस चरित दुश्चरित्र, नमः प्लस ते नमस्ते। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप नमः विसर्ग के बाद में ते मिल रहा है और ते आपका परिवर्तित होके किस में परिवर्तित हो गया, नमः प्लस ते, यहाँ पे आपको तय मिला और ते आपका किस में बदल गया, सा से सफेरा वाला से में, तो यहाँ पे हो गया नमस्ते। दुह प्लस चरित दुश्चरित्र, निह प्लस तार निस्तार। तो ये आपका कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। और इसका पहला नियम ये कहता है कि यदि आपको विसर्ग के बाद में चा या छा मिलता है तो वो आपका परिवर्तित होकर सा से सलजम वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आपको विसर्ग के बाद में टा और ठा मिलता है, यानी टा से टमाटर, ठा से ठठेरा मिलता है, तो वो आपका सा से षटकोण वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस ठुर, यहाँ पे आपको ठा मिला यानी ये हो गया निष्ठुर। इसी प्रकार से यदि विसर्ग के बाद में ता या था मिलता है तो वो आपका सा से सफेरा वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया नि प्लस तार निस्तार। आई होप आपको पहला नियम समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं और इसके कुछ और उदाहरण थे। दुह प्लस चक्र दुष्चक्र, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, मन प्लस ताप मनस्ताप, अनु प्लस शरण अनुसरण और अनु प्लस स्वार अनुस्वार, विस्म प्लस रण विस्मरण। तो ये सभी आपके पहले नियम के उदाहरण हैं। अंतिम के 3 शब्द आपने देखा यहाँ पे, अनुसरण अनुस्वार और विस्मरण। ये व्यंजन संधि के अपवाद हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपके व्यंजन संधि के अपवाद हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपके विसर्ग संधि के भी अपवादी हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे संधि के उदाहरण हैं विसर्ग संधि के जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि विसर्ग आपका परिवर्तित नहीं होता है, विसर्ग वैसे के वैसे बना रहता है। दु प्लस शासन दुह शासन या दुस्शासन, और दु प्लस साहस दुस्साहस या फिर दुस्साहस, नि प्लस संकोच निसंकोच निसंकोच, नि प्लस संतान निह संतान या निस्संतान, नि प्लस संदेह निह संदेह या निस्सह संदेह, नि प्लस संग निह संग। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विसर्ग के कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में विसर्ग ऐसे के ऐसे बना रहता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में क ख या प फ आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि में क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग ऐसे के ऐसे स्थित रहता है। जैसे रज प्लस कण रज है कण, प प्लस पान पय है पान, अंतः प्लस करण अंतःकरण और प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंतःपुर अंतःपुर, दुख दुख है। तो ये सभी आपके ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो दूसरा नियम आपको समझ में आया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में के खे या पे फे आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले ई उ स्वर आए और बाद में के खे पे फे आए तो सा हो जाता है, तो सा से षटकोण वाला सा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के पहले अगर ई और उ स्वर है और उसके बाद के या खे या पे और फे प्राप्त होता है तो यहाँ पर आपका संधि यानी संधि होने के पश्चात यहाँ पे शय हो जाएगा। वो कौन सा शय होगा? वो आपका सा से षटकोण वाला शय होगा। उदाहरण की बात करें तो निह प्लस कपट और ये आपका हो गया निष्कपट, दूरह प्लस कर दुष्कर और चतुह प्लस याद चतुष्वाद, निह प्लस कलंक निष्कलंक, निह प्लस पाप निष्पाप
और निह प्लस फल निष्फल, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। ये सभी आपके उदाहरण हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर है और बाद में कै खे पे फे आए तो वहाँ पे सा से षटकोण वाला सा हो जाता है। आगे बात करें और ये सॉरी आपका चौथा नियम है ये। और चौथा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ऐ हो तथा उसके बाद में कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन का मतलब वर्ग 3, 4, 5 या वर्ग या रा लावा है आए तो संयुक्त विसर्ग हो जाता है। तो कौन सा विसर्ग हो जाता है? संयुक्त विसर्ग हो जाता है। मतलब ये कि यदि विसर्ग के पहले ए हो, है ना, और उसके बाद में आपको कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन जैसे वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 या फिर वर्ग या रा लावा है आए तो आपका संयुक्त विसर्ग हो जाता है। उदाहरण है अधः प्लस गति अधोगति, अधः प्लस गति अधोगति। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो अधः प्लस गति ग यहाँ पे प्राप्त हो रहा है और ये मिलकर आपका हो जाएगा अधोगति, ठीक है। और पह प्लस दय पायोदह, मन प्लस योग मनोयोग, और तेज प्लस मय तेजोमय, सर प्लस जय सरोज, पयो प्लस धर पायोधर, और मन है प्लस नयन मनोनयन, और मन है प्लस रथ मनोरथ, मन है प्लस अनुकूल मनोकूल, अध प्लस पतन अधोपतन, और मन है प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, तपय प्लस वन तपोवन, यश प्लस द यशोदा, मनो प्लस बल मन है प्लस बल मनोबल। तो ये सभी आपके उदाहरण हैं। और ये कहता है, जो नियम है ये कहता है कि अगर ए विसर्ग के पहले है और विसर्ग के बाद में कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन मीन्स अगर आपको वर्ग 3, वर्ग 4 या वर्ग 5 या वर्ग या रा लावा हा के कोई भी वर्ण मिलते हैं तो उसका संयुक्त विसर्ग ओ हो जाएगा। मतलब ये विसर्ग का आपका क्या परिवर्तन हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा और आपको इस शब्द में ओ की मात्रा नजर आएगी। इसकी पहचान यही है कि इस प्रकार के शब्दों में आपको ओ की मात्रा नजर आएगी, ठीक है। उदाहरण आप जितना देखेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। आप देख रहे हैं सभी शब्दों में ओ की मात्रा है, यानी ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। बात करते हैं पांचवें नियम की। ये आपका पांचवा नियम है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक थी, ये आपका छठा नियम है। तो पांचवा नियम कहता है कि ए आ के साथ कोई स्वर आए तो रे हो जाता है। ए आ के बाद कोई स्वर आए तो रे हो जाता है। जैसे दु प्लस भाग्य, दुह प्लस भाग्य दुर्भाग्य। क्या कह रहा है कि आ और ए के साथ कोई स्वर आता है, आ के साथ कोई स्वर आता है तो रे हो जाता है, ठीक है। तो दुह प्लस भाग्य दुर्भाग्य, निह प्लस गुण निर्गुण, और निह प्लस जर निर्जर, दु प्लस मुख दुर्मुख, दु प्लस गुण दुर्गुण, बहि प्लस मूर्ख बहिर्मुख, निह प्लस याथ निर्यात, दु प्लस गम दुर्गम, निह प्लस अर्थक निरार्थक, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस उपाय निरुपाय, पुनः प्लस रचना पुनः रचना, यश प्लस दा यशोदा, और मनः प्लस बल मनोबल। ये सभी आपके उदाहरण हैं। और इस संधि की पहचान क्या है? इस संधि की पहचान यही है। एक मिनट साथियों, ये जो उदाहरण है आपका दो लास्ट का यशोदा और मनोबल, ये पिछले नियम का उदाहरण है। गलती से यहाँ से भी लिखना आ गया तो इसे आप नोट नहीं करेंगे, इसे हम काट देते हैं। इसे आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको पुनः रचना तक ही नोट करना है। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि आ के साथ कोई स्वर आता है तो वो आपका रे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह प्लस गुण निर्गुण हो गया, दुह प्लस मुख दुर्मुख हो गया। आई बात समझ में? अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले तथा बाद में ए हो तो ओ हो जाता है, अर्थात अह प्लस आ बराबर ओ हो जाता है।
नियम ध्यान से पढ़िए और नियम पढ़ने के बाद में उदाहरण को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले तथा बाद में ए हो, विसर्ग से पहले और उसके बाद में अगर ए हो तो ओ हो जाता है, तो ए आपका ओ में परिवर्तित हो जाता है, यानी एह प्लस आ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे तेजह, तेजह यहाँ पे आपका अह है ना, यहाँ पे आपका अह, और इस अह को परिवर्तित होकर आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो तेजह प्लस असी तेजोसी और यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी। आई बात समझ में? तो नियम पढ़िए और उदाहरण को अच्छे से देखिए। अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में ए हो तो पहले आ के स्थान पर ओ हो जाता है तथा दूसरे आ के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और इस चिन्ह को आप भली भांति जानते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे हम लोग प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्रथम है प्लस अध्याय, प्रथमो अध्याय, और ये ए का अनुसरण करता है, इसका उच्चारण जो है वो ए ही होता है। और मन है प्लस अनुसार, मनो अनुसार, है ना, मनो अनुसार। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में ए हो तो पहले ए के स्थान पर ओ हो जाता है और तथा दूसरे ए के स्थान पे ए प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला आ देखिए, प्रथम है प्लस अध्याय, यहाँ पे भी अ है और इसके बाद में भी अ है, दोनों है। विसर्ग के पहले भी ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है, तो पहले आ का ओ हो गया और दूसरे आ की जगह पे प्लुप्त स्वर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के आगे रै व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पहले का हर्ष स्वर दीर्घ बन जाता है। नियम ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे रै हो, व्यंजन आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का हर्ष स्वर दीर्घ बन जाता है। तो निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रोग निरोग। अब देखिए, विसर्ग के आगे क्या है, विसर्ग के आगे रे है, तो रे व्यंजन आने से विसर्ग का लोप हो गया और लोप होने के बाद में उसके पहले का जो हर्ष स्वर है, यानी ये न्या पे जो छोटी ई की मात्रा है नी, ये आपकी बड़ी मात्रा लग जाएगा और बन जाएगा निरोग। आई बात समझ में? इसी प्रकार से निह प्लस रज नीरज, यहाँ पे क्या हुआ है, विसर्ग के आगे रे है तो विसर्ग का लोप हो गया और लोप होने से छोटी नी की मात्रा बड़ी नी में परिवर्तित होगी और बन गया आपका नीरज। इसी प्रकार से निह प्लस रस आपका हो गया नीरस और निह प्लस रव आपका हो गया नीरव। तो साथियों, इस प्रकार से आप नियम को पढ़ते जाइए और उदाहरण को करते जाइए, आपको विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सभी संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि यदि विसर्ग के आगे रै व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के लोप होने के बाद में उसके पहले का जो हर्ष स्वर है वो आपका दीर्घ बन जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अगला नियम कहता है कि कुछ शब्दों में विसर्ग जो है वो शे बन जाता है। कैसे बन जाता है, आइए देखते हैं। नमः प्लस कार नमस्कार हो गया और पुरः प्लस कार पुरस्कार हो गया, भा प्लस कार भास्कर हो गया। तो कैसे हुआ ये? कुछ शब्दों में क्या होता है कि आपका विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, सा से सपेरा वाले शे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा नियम पढ़िए, उदाहरण पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार पुरस्कार, भा प्लस कार भास्कर। ठीक है, अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ए तथा बाद में ए के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद में आ के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अ प्लस एव आय हो गया, अतः प्लस एव अतः एव हो गया, अतः एव, है ना, अतः एव हो गया। क्या हुआ यहाँ पे विसर्ग का लोप हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे आ के बाद में क्या आया है,
विसर्ग के पहले तो आ है, लेकिन विसर्ग के बाद में आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये था आपका विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के जितने भी नियम थे उन सभी नियम को हमने इस क्लास में डिस्कस किया, अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब आपका काम ये बनता है कि इन सभी नियमों को आप अच्छे से पढ़िए और जितना उदाहरण हो सके उतना उदाहरण को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको संधि बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास से आपका संधि जो है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। संधि का कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचा है। आप संधि को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और 4 क्लास हमने संधि की लिया है, और उन चारों क्लासों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी क्लासों को देखिए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।